आज तक रेडियो सुनता है सारा जहां। गुड मॉर्निंग। 20 सितंबर बुधवार की सुबह है ये और आप सुनना शुरू कर चुके हैं हमारा मॉर्निंग पॉडकास्ट आज का दिन। मेरा नाम है खुशबू कुमार। कनाडा के प्रधानमंत्री ने खालिस्तानी समर्थक हरदीप सिंह निज्जर की हत्या में भारत को जिम्मेदार ठहरा दिया। इस बयान का असर अब पंजाब तक पहुंचा। पंजाब में इसलिए भी क्योंकि पंजाब से निकली एक बड़ी आबादी कनाडा में रहती है। तो इसके परिणाम कितने गंभीर होंगे और किस तरह पंजाब में खालिस्तान मूवमेंट फिर से पांव फैलाने लगा है, आज इन्हीं सवालों से करेंगे पॉडकास्ट की शुरुआत। कल लोकसभा में महिला आरक्षण बिल पेश हुआ जिस पर आज चर्चा होनी है। तो इस बिल पर चर्चा से पहले बात करेंगे कि किस तरह ग्लोबली महिलाओं का प्रतिनिधित्व है इस वक्त अलग अलग देशों में, और ये भी कि जनप्रतिनिधि के तौर पर भारत में महिलाओं की हिस्सेदारी की तस्वीर कैसी है। आखिर में बात कर्नाटक हाई कोर्ट की एक टिप्पणी की होगी। कोर्ट ने केंद्र सरकार को कल सुझाया है कि सोशल मीडिया यूजर्स की एज लिमिट तय की जानी चाहिए ताकि बच्चों पर इसके असर कम हो। तो आखिर में समझेंगे क्यों जरूरत है ऐसे एज लिमिट की। अभी 60 सेकंड हेडलाइन सुनते हैं शुभम तिवारी से। महिला आरक्षण बिल पर आज लोकसभा में चर्चा, कल राज्यसभा में होगा पेश। कांग्रेस ने कहा महिला आरक्षण बिल अभी लागू नहीं होगा, मोदी सरकार की मंशा इसे लेकर ठीक नहीं। कनाडा ने भारत को लेकर जारी की ट्रैवल एडवाइजरी, अपने नागरिकों को अत्यधिक सावधान रहने को कहा। पंजाब के पूर्व मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह ने कहा कनाडा के प्रधानमंत्री ट्रूडो वोट बैंक की राजनीति में फंस गए हैं। सुप्रीम कोर्ट की संविधान पीठ आज 3 बड़े मामलों की करेगी सुनवाई। इसमें असम में अवैध प्रवासियों की नागरिकता, लोकसभा विधानसभा में SC/ST आरक्षण और सांसदों को आपराधिक मुकदमों में छूट का केस शामिल। अमरावती में मुख्यमंत्री जगन मोहन की अध्यक्षता में आज होगी आंध्र प्रदेश कैबिनेट की बैठक। और अमेरिका में संयुक्त राष्ट्र महासभा की हुई शुरुआत, जो बाइडेन ने यूक्रेन के साथ खड़े होने की अपील। भारत और कनाडा के बीच रिश्ते अब तक की सबसे खराब स्थिति में हैं और इसकी वजह है खालिस्तान समर्थक हरदीप सिंह निज्जर की हत्या। क्योंकि हरदीप सिंह निज्जर की हत्या का जिम्मेदार कनाडाई प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो ने भारत को ठहरा दिया था कल। उसके बाद भारत ने आपत्ति जाहिर की। दोनों देशों में राजनयिक हटाओ वाला खेल भी चला, लेकिन इसके असर यहीं तक नहीं है। पंजाब से कनाडा गई एक बड़ी आबादी इसके असर झेल सकती है। पंजाब में भी इसके ऊपर प्रतिक्रिया आने लगी है। सिखों की सबसे बड़ी संस्था शिरोमणि गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी यानी SGPC और अकाली दल ने इस पूरे मामले पर चिंता जाहिर की है। SGPC ने तो यहाँ तक कह दिया कि इस मुद्दे पर वो जल्द ही पत्र लिखकर भारत सरकार से जवाब मांगेगी। और SGPC के प्रधान एडवोकेट हरजिंदर सिंह धामी ने कहा कि कनाडा की ओर से जो भी कहा गया है SGPC उसे लेकर काफ़ी फिक्रमंद है। वो चाहते हैं कि देश विदेश में बैठे सिख इसे लेकर गंभीर हों। तो सवाल अब ये है कि कनाडा भारत संबंधों में आई ये खटास कैसे पंजाब को प्रभावित कर रही है या कर सकती है। ये पूछा मैंने चंडीगढ़ में आज तक रेडियो रिपोर्टर मंजीत सहगल से। आपको बता दें कि हजारों की संख्या में पंजाब के नागरिक इस वक्त कनाडा में हैं और कई छात्र वहां शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं, कई वहां पर शिक्षा ग्रहण करने की तैयारी छात्र कर रहे हैं, तो कई वहां पर पहले से ही कनाडियाई नागरिक बन चुके हैं और कई नागरिकता लेने की जो प्रोसेस में है। तो चिंताएं बढ़ गई हैं। और जहां तक पंजाब के राजनीतिज्ञों की बात है, पंजाब के राजनीतिज्ञों ने भी इस पर गहरी चिंता जताई है और कहा है कि अगर कनाडा जैसा देश भारत के ऊपर इस तरह के इल्जाम लगाता है तो निश्चित तौर पर गंभीर बात है। वहीं जो राजनेता है वो ये अपील भी दोनों सरकारों से कर रहे हैं कि संबंधों में आई खटास को दूर किया जाना चाहिए, कारण जो भी हो। और वहीं ज्यादातर पार्टियों ने भारत सरकार की सराहना की है, क्योंकि भारत सरकार ने कनाडा सरकार के आरोपों को सिरे से खारिज किया है और कहा है कि भारत की इसमें कोई भूमिका नहीं है। अलबत्ता जिस डेजिग्नेटेड टेररिस्ट की हत्या के आरोप भारत सरकार पर लगाए जा रहे हैं उसका असली कारण कुछ और है। ये आपसी राइवलरी का एक हिस्सा था और खुद कनाडा सरकार इस पर गंभीरता से जांच नहीं कर पाई। यही कारण है कि अभी तक इस मामले में एक भी गिरफ्तारी नहीं हो पाई है। मंजीत जी, कनाडा में तो हम देख ही रहे हैं कि बीते कुछ दिनों में खालिस्तान किस तरह से पनप रहा है। एक तरह से खालिस्तानी नेताओं का वो आश्रय बन चुका है। तो पंजाब की अभी फिलहाल क्या स्थिति है? देखिए, आप आतंकवाद के दिनों की बात करें जब पंजाब का काला इतिहास इस बात का गवाह है कि बहुत सारे जो एक्सट्रीमिस्ट ग्रुप थे उस वक्त उनके जो
पीछे जो लोग थे वो कनाडा में जाकर बस गए और वहीं से अपनी गतिविधियों को सरंजाम देने लगे। 2 दर्जन से ज्यादा ऐसे मोस्ट वांटेड क्रिमिनल्स, जिनमें आतंकवादी या फिर कह दीजिए डेजिग्नेटेड टेररिस्ट भी शामिल हैं, इस वक्त कनाडा में शरण लिए हुए हैं। पंजाब के प्रसिद्ध गायक सिद्धू मूसेवाला की हत्या की जो योजना थी वो भी कनाडा में बैठे गोल्डी ब्राड जैसे गैंगस्टर ने बनाई। ये पंजाब के गैंगस्टर्स और जो खालिस्तानी आतंकवादी हैं, इनका गठजोड़ भी खुलकर सामने आया है। भारत विरोधी प्रचार ही नहीं, बल्कि पंजाब में उग्रवाद के जिन को फिर से जिंदा करने की साजिशें भी रची जा रही हैं। हमने पिछले दिनों देखा कि किस तरह से कनाडा के कई जगहों पर स्थित भारतीय दूतावासों को निशाना बनाया गया, भारतीय राजनयिकों को के बाकायदा तस्वीरें छाप कर किल इंडिया जैसे स्लोगन लिखे गए, और भारतीय मंदिरों को निशाना बनाया गया, गैर सिख समुदायों को निशाना बनाया गया, भारतीय नेताओं की मूर्तियों को, जिनमें महात्मा गांधी जी की मूर्ति भी शामिल है, उनको निशाना बनाया गया। चाहे वो कनाडा हो, चाहे अमेरिका हो, ऑस्ट्रेलिया हो, कई जगहों पर जो खालिस्तानी पैरोकार हैं, खालिस्तान के समर्थक हैं, वो भारत के खिलाफ जहर उगल रहे हैं, भारत के खिलाफ दुष्प्रचार कर रहे हैं। तो इस तरह की गतिविधियों में निश्चित तौर पर इजाफा हुआ है। और वहीं कई लोगों की, इन गतिविधियों से जुड़े लोगों की पंजाब में ही गिरफ्तारियां भी हुई है, हथियार भी पकड़े गए हैं, और कई बार ये साबित हो चुका है कि कनाडा में बैठे खालिस्तानी संगठन और आतंकवादी और खालिस्तान के समर्थक पंजाब में शांति भंग करना चाहते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया मंजीत सहगल। 27 सालों से लोकसभा में अटका महिला आरक्षण बिल एक बार फिर चर्चा के केंद्र में है। केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार ने संसद के विशेष सत्र के दौरान लोकसभा में इस बिल को कल पेश कर दिया। इसे नारी शक्ति वंदन अधिनियम नाम दिया गया है। संसद और राज्य विधानसभाओं में महिलाओं के लिए 33% आरक्षण के लिए ये प्रावधान किया जा रहा है। आज इस बिल पर चर्चा होनी है। लोकसभा में इस समय 82 महिला सदस्य हैं। इस बिल के कानून बनने के बाद लोकसभा में महिला सदस्यों के लिए 181 सीटें रिजर्व हो जाएंगी। हालांकि कहा जा रहा है कि ये बिल पास भले ही हो जाए, लेकिन इसे लागू होने के लिए साल 2029 का इंतजार करना होगा। देश ही नहीं, दुनिया भर में महिलाओं की जनप्रतिनिधि के तौर पर हिस्सेदारी में कमी एक बड़ी चिंता के तौर पर अलग अलग समय में बहस का विषय बनता रहा है। कई देशों ने इस पर कानून भी बनाए हैं और अब भारत भी उसी ओर है। इंडिया टुडे के डेटा इंटेलिजेंस यूनिट के मेंबर हैं सम्राट शर्मा। उन्होंने दुनिया भर में जनप्रतिनिधि के तौर पर महिलाओं की क्या स्थिति है, इसके आंकड़े जुटाए हैं। हमने उनसे ही बात की और इन आंकड़ों को समझा। ये जो महिला आरक्षण बिल है, विमेंस रिजर्वेशन बिल, और जिसका अभी नारी शक्ति का भी नाम दिया गया है, तो ये एक बहुत ही बड़े कॉज के लिए है और ये सिर्फ भारत तक सीमित नहीं है। अगर आप बात करें तो दुनिया भर में लगभग 107 देशों में विमेन्स का कोटा है, विमेन का कोटा है उनके पार्लियामेंट में, लोअर हाउस में स्पेसिफिकली। तो अगर 107 देशों में विमेन का कोटा है, इसका मतलब ये जाहिर सी बात है कि दुनिया भर में महिलाओं का जो प्रतिनिधित्व जो है सरकार में वो काफी कम है। और यही चीज भारत में भी है। भारत में लगभग 15% ही विमेन रिप्रेजेंटेटिव है लोकसभा में। तो अगर 15% है, जबकि देश की आबादी की तो वो लगभग आधी है, उसके बाद भी 15% का जो प्रतिनिधित्व है ये थोड़ा चिंताजनक है, और ये ऐसा दुनिया भर में है। तो इसीलिए ये जो बिल्स हैं ये दुनिया भर में ऐसे चलते आ रहे हैं। अगर बात करें कि अलग अलग देशों में ये कितना है, तो मैं आपको एक आंकड़ा बताऊं कि 91 देशों में जो विमेन का रिप्रेजेंटेशन है उनके पार्लियामेंट में वो 25% से भी कम है, यानी 1/4 से भी कम है। तो अगर स्पेसिफिक देशों की बात की जाए तो जैसे मैंने कहा कि भारत में ये 15% है, रशिया में ये 16% है, फिर ब्राजील में ये 17% है, चाइना में 27% है, यूएस जैसे विकसित देशों में भी ये 29% ही है, और यूके में ये 35% है। तो यहीं पे कुछ अफ्रीकन देशों में इसका जो प्रपोर्शन है वो काफी अच्छा है। जैसे साउथ अफ्रीका में 46% है, रवांडा में 61% है। तो लेकिन ये आउटलायर्स हैं, पर बात की जाए तो दुनिया भर में जो 91 देश हैं उसमें 25% से कम रिप्रेजेंटेशन है विमेन का। जी सम्राट, अभी तो इस बिल को कानून बनने में भारत में वक्त है, लेकिन साल दर साल कैसी रही है स्थिति भारत में महिलाओं की जनप्रतिनिधि के तौर पर? भारत की अगर बात की जाए तो मैं लोकसभा का कुछ आंकड़ा आपको दे सकता हूं, जिसमें यह है कि सन 1957 से लेकर 2019 जो लास्ट लोकसभा इलेक्शन था,
उसमें जो महिलाओं का प्रतिनिधित्व है वो बहुत ज्यादा नहीं बढ़ा है। 1957 में ये 22 था, 1980 में ये बढ़कर 28 हुआ, 1996 में ये 40 हुआ और 2019 में भी ये 78 ही है। गौर करने वाली बात ये है कि ये जो महिलाओं का रिप्रेजेंटेशन है वो पहले मतलब जो शेयर होता है यानी कि कितने लोग खड़े हुए हैं और उसमें से कितने लोग जीते हैं, तो उसकी बात की जाए तो ये पहले ज्यादा था। जैसे 1957 में कैंडिडेट्स जो थे वो 45 थे, विमेन कैंडिडेट्स, और उनमें से 22 जीते थे, यानी लगभग आधा, जितने भी कैंडिडेट्स थे उनके आधा जीत गए थे। पर यही अगर 2019 की बात की जाए तो जो 78 महिला एमपी बनी है वो उस प्रपोर्शन में है कि 716 कैंडिडेट्स थे, यानी टोटल कैंडिडेट्स का सिर्फ 11% ही एमपी में कन्वर्ट हो पाया। तो डिस्पाइट की एक बड़ा संख्या लड़ रहा है और खड़ा हो रहा है इलेक्शन में, लेकिन जीत नहीं पा रहे हैं, यानी लोग जो है वो विमेन एमपीज को बहुत ज्यादा पसंद करके पार्लियामेंट में ला नहीं रहे हैं। जी शुक्रिया सम्राट। सोशल मीडिया को लेकर देश भर में अलग अलग राय है। कोई इसे नुकसानदेह बताता है तो कोई फायदेमंद, लेकिन बच्चों में इसके इस्तेमाल को लेकर देश भर में एक बड़ा धड़ा चिंतित ही है। कल इस पर कर्नाटक हाई कोर्ट की टिप्पणी आई। कर्नाटक हाई कोर्ट ने कल केंद्र सरकार को मौखिक रूप से सुझाव दिया है कि उसे सोशल मीडिया के यूज़ के लिए एक उम्र सीमा निर्धारित करनी चाहिए। कोर्ट ने कहा कि कुछ ऐसा सिस्टम बनाया जाए जिसके बाद अगर कोई यूज़र सोशल मीडिया यूज़ करे तो उसे अपने उम्र का प्रमाण देना पड़े, ठीक उसी तरह जैसे ऑनलाइन गेमिंग में होता है। जस्टिस जी नरेंद्र ने यह भी कहा कि आज स्कूल जाने वाले बच्चे इसके इतने आदी हो गए हैं, लेकिन क्या उनमें ये निर्णय लेने की परिपक्वता है कि देश के हित में क्या है और क्या नहीं। कोर्ट ने यह भी कहा कि सिर्फ सोशल मीडिया पर ही नहीं, इंटरनेट पर भी ऐसी चीज़ें हटा देनी चाहिए जो दिमाग को भ्रष्ट करती हैं। तो क्या मामला था ये पूरा जिस पर कल सुनवाई हुई और कोर्ट ने ये सुझाव क्यों दिया, समझने के लिए हम पहुंचे सुप्रीम कोर्ट में सीनियर लॉयर विराग गुप्ता के पास। विराग साइबर मामलों के जानकार भी हैं। देखिए, ये मामला पूरा ट्विटर के संदर्भ में था, जिसको अब एक्स बोलते हैं, और उसमें पिछली बार 50 लाख रुपए की पेनल्टी भी लगाई गई थी। और मामला है कि क्या ट्विटर या जो विदेशी इंटरनेट कंपनियां हैं वो भारत के कानूनों को पालन कर रही हैं कि नहीं कर रही हैं। सरकार का ये कहना था कि वो भारत सरकार के निर्देशों का पालन नहीं कर रही है, और उसी मामले में मौखिक टिप्पणी करते हुए जजों ने कहा है कि सोशल मीडिया के बहुत ही खतरनाक एस्पेक्ट्स हैं और बच्चों के ऊपर इसका विशेष दुष्प्रभाव है, इसलिए सोशल मीडिया के इस्तेमाल के लिए बच्चों की न्यूनतम आयु तय करनी चाहिए। और यह उनका एक मौखिक सुझाव था। विराग जी, सोशल मीडिया कंपनियों का दावा तो है कि उन्होंने उम्र सीमा बना रखी है और ऐसा हमने कई प्लेटफॉर्म्स पर देखा भी है, तो फिर ये लैप्स हो कहाँ रहा है, क्यों सरकार को हस्तक्षेप करने की जरूरत है? देखिए, ये पूरे मामले में कुएं में भांग मिली हुई है, और इसका जो पृष्ठभूमि है 10 साल पहले 2012-13 दिल्ली हाईकोर्ट के एक मामले में है, के.एन. गोविंदाचार्य के मामले में, जहां पर कि यह बात कही गई थी कि सोशल मीडिया कंपनियां भारत में अमेरिका के कानून के अनुसार संचालित होती हैं, और अमेरिका में 13 साल से कम उम्र के बच्चे सोशल मीडिया के सदस्य नहीं बन सकते हैं, और 16 साल तक के बच्चे पेरेंटल जो अभिभावकी संरक्षण में ज्वाइन कर सकते हैं। और सरकार ने भी इस बात को माना था, लेकिन उस बात पर आगे कभी कोई ठोस कार्रवाई नहीं हुई। और सोशल मीडिया कंपनियों को सब कुछ पता है कि कौन से बच्चे ज्वाइन कर रहे हैं, किस तरीके से कर रहे हैं, लेकिन उनका कारोबार बढ़ता है। तो सोशल मीडिया कंपनियों में 1/3 तो फर्जी यूजर्स हैं, जो बोगस हैं, डुप्लीकेट हैं, बोगस हैं, और 1/3 से ज्यादा बच्चे उनके यूजर्स हैं, जिससे उनको बहुत बड़ा कारोबार मिलता है। इसलिए वो इस बारे में कोई भी ठोस कार्रवाई करने में ज्यादा इच्छुक नहीं दिखते हैं, और जिसकी वजह से बच्चों का सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स में एक लत उनकी बढ़ती जा रही है। विराग जी, आप इसे एक ऐसा कुआं कह रहे हैं जिसमें पूरी तरह से भांग है, तो फिर आपके मुताबिक ये कुआं साफ कैसे होगा, क्या उपाय हैं? देखिए, जब भी कोई कानूनी व्यवस्था लागू करनी होती है तो उसके 4 पहलू होते हैं। पहला कि एक व्यवस्थित कानून हो, दूसरा उसकी सामाजिक स्वीकार्यता हो, तीसरा कानून के उल्लंघन पर कार्रवाई हो, और चौथा वह कानून एक मोटे तौर पे दूसरे कानूनों के साथ उसका सही सिंक्रोनाइजेशन हो। लेकिन भारत में सोशल मीडिया का जो विकास हुआ, उस विकास में
उसके साथ कोई यहाँ पर एक लीगल इकोसिस्टम नहीं बना, जिसकी वजह से एक अराजकता की स्थिति है। और इसके जो बहुत सारे पहलू हैं कि क्या स्मार्टफोन बच्चों को मिलना चाहिए कि नहीं मिलना चाहिए, क्या सिम कार्ड का कनेक्शन बच्चों के नाम से होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए, बच्चों की उम्र क्या है, क्योंकि आज की तारीख में बच्चों की शराब पीने की उम्र अलग है, वयस्कता की उम्र अलग है, और उनके जो पॉक्सो के लिए जो उनकी उम्र है वो अलग है। तो सोशल मीडिया के लिए अगर आप उसकी उम्र का कानून बना भी देंगे तो उसको लागू कैसे किया जाएगा। फिर यहाँ पर बात आती है कि इसका सरकार और टेक कंपनियों से बजाय पारिवारिक व्यवस्था से इसका ताल्लुकात है, परिवार वाले बच्चों के अपने बारे में ध्यान रखें। तो कोरोना पीरियड में जब बच्चों की पढ़ाई ही पूरी लैपटॉप से और मोबाइल फोन से हो रही थी, तो फिर आप उनके ऊपर उम्र के इन बंधनों को कैसे लागू कर सकते हैं। तो मुझे ऐसा लगता है कि ये पूरी एक अराजकता की स्थिति है, और इस अराजकता की स्थिति का सोशल मीडिया कंपनियां एक कमर्शियल बड़े पैमाने पर दोहन कर रही हैं, और उनको इस बात के लिए कंपेल करने की जरूरत है, क्योंकि अगर कक्षा 2 का कोई बच्चा है जो इंस्टाग्राम में है, उनको इस बात को पता है, और भले ही वो फर्जी तरीके से उसने OTP से अपना एक आईडी क्रिएट कर दिया है, लेकिन ऐसी सारी आईडीज पर उन्हें प्रतिबंध लगाना चाहिए। इससे एक सही शुरुआत होगी, और बच्चों का जो शारीरिक, मानसिक और शैक्षणिक विकास है उसकी दिशा में, जिसके लिए हाईकोर्ट ने भी चिंता जाहिर की है, सही तरीके से उसकी तरफ एक कदम बढ़ेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया विराग जी हमसे बातचीत करने के लिए। और अब ले लेते हैं देश दुनिया के अखबारों का हाल। कौन सी बड़ी खबरें आज छपी हैं देश दुनिया के अखबारों में। मेरे साथ शुभम तिवारी जुड़ गए हैं आपको बताने के लिए। गुड मॉर्निंग शुभम। गुड मॉर्निंग। नए संसद भवन में नारी शक्ति वंदन। दैनिक जागरण अखबार ने अपना पहला आधा पन्ना नई संसद भवन में पहले ही दिन महिलाओं के लिए लोकसभा और विधानसभाओं में जो 1/3 आरक्षण का प्रावधान वाला विधेयक पेश किया गया है उसे दिया है। हिंदुस्तान ने तो पूरा पन्ना ही नई संसद में जो कल बैठकी लगी और वहाँ की जो तस्वीरें हैं उसको डेडिकेट किया है। अखबार का कहना है कि राज्यसभा और विधान परिषदों में महिला आरक्षण लागू नहीं होगा। शुरुआत में आरक्षण की अवधि 15 बरस की होगी और SC/ST कोटा भी इसमें लागू होगा। हाँ, कुछ शर्तें भी होंगी जिस ओर जनसत्ता ने ध्यान खींचा है। जनगणना और परिसीमन अनिवार्य होगा और इनके बाद ही महिला आरक्षण लागू हो सकेगा। इस हिसाब से जैसा हमने आपको कल बताया था कि 2029 के आम चुनावों से पहले इसका लागू हो पाना कठिन है। और कठिन क्या, बहुत विकट स्थिति में पहुंच गए हैं भारत और कनाडा के संबंध। दोनों देशों ने एक दूसरे के राजनयिक को देश छोड़ने को कहा है। और द एशियन एज अखबार का कहना है कि इंडिया हिट्स बैक एट कनाडा PM एमिड्स टिट फॉर टैट एक्सपल्जन्स। खालिस्तानी आतंकी हरदीप सिंह निज्जर की कनाडा में जो सरे बाजार हत्या हुई, इसका जिक्र करते हुए कनाडा के प्रधानमंत्री ने भारत सरकार के एजेंट से इसके पोटेंशियल लिंक होने की बात कही है। और ये बात हमने कल ही आपको बताई थी, और इससे दोनों देशों के बीच जो कटुता है वो चरम पर पहुंच गई है। हाँ, एक बात है, इतनी तो नहीं कि पाकिस्तान और भारत के बीच में जो स्थिति है वहाँ पहुंच जाए जहाँ की हम दोनों ने एक दूसरे के एम्बेसडर को ही निष्कासित कर रखा है। पाकिस्तान की बात से ध्यान आया उस खबर का जो हिंदुस्तान अखबार में पहले पन्ने पर है। पाकिस्तान की शरण में पल रहे लश्कर-ए-तैयबा से जिसका कनेक्शन था, उस कमांडर उजैर खान को कल अनंतनाग मुठभेड़ में मार दिया गया। बताया जा रहा है कि यह आखिरी आतंकी था जो यहाँ छिपा हुआ था और 7 दिन से चल रही मुठभेड़ में 4 सेना के जाबाज जवानों की शहादत हुई थी। उजैर के अलावा एक और आतंकी का शव भी देखा गया है, लेकिन उसकी पहचान अब तक नहीं हो सकी है। भास्कर से आपको 2 खबरें मैं शुभम बताना चाहूँगी। पहली तो दिल्ली हाई कोर्ट की एक टिप्पणी है जिसमें उन्होंने ये कहा है कि संबंध बनाने के लिए अगर पत्नी मना करे तो इसे क्रूरता कहेंगे और इस आधार पर पति तलाक ले सकता है। कोर्ट का ये तर्क है कि बिना संबंध जो है शादी अभिशाप है। और दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट से राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत को राहत नहीं मिली है। दरअसल केंद्रीय जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत हैं, उन्होंने मानहानि का केस दायर किया था और इसके खिलाफ गहलोत ने एक प्रार्थना पत्र लिखा था जिसमें उन्होंने आरोप मुक्त करने की अपील की थी, जिसे कोर्ट ने खारिज कर दिया। डेटा प्रोटेक्शन लॉ के नियमों की रूपरेखा पर चर्चा जो है वो केंद्र सरकार शुरू करने वाली है। इंडियन एक्सप्रेस पर मैं खबर देख रही हूँ। IT मंत्रालय के अधिकारी जो हैं वो आज गूगल, एप्पल और अमेज़ॉन जैसे जो टॉप तकनीकी कंपनियां हैं उसके रिप्रेजेंटेटिव से मिलेंगे और इसके पूरे नियमों पर चर्चा करेंगे।
अंतर्राष्ट्रीय खबरों में भी भारत और कनाडा के बीच डिप्लोमेटिक विवाद जो बढ़ा है उसकी खबरें हैं हर जगह, अल जजीरा से लेके BBC, हर जगह। एक जानकारी जो हमने राष्ट्रीय अखबार वाले हिस्से में नहीं दी थी, मैं वो यहाँ बताता चलूँ। कनाडा के सबसे बड़े अखबार टोरंटो स्टार ने ट्रूडो का एक बयान जारी किया है। उसमें कहा है कि कनाडा की सरकार भारत के साथ तनाव नहीं बढ़ाना चाहती, लेकिन भारत को इन मुद्दों को गंभीरता से लेना होगा। वहीं कुछ मीडिया रिपोर्ट्स में ये कहा गया है कि कनाडा ने जम्मू और कश्मीर में सिक्योरिटी के हालात को देखते हुए अपने नागरिकों को वहां न जाने को कहा है। साथ ही टेररिज्म और किडनैपिंग का खतरा बताया है। इसके अलावा असम और मणिपुर में भी नहीं जाने की सलाह दी गई है। वहीं न्यूयॉर्क टाइम्स में खबर है कि अमेरिकी वायुसेना का F-35 लड़ाकू विमान उड़ान के समय जो रविवार को गायब हो गया था, अब उसका साउथ कैरोलिना में मलबा मिला है। अमेरिकी मरीन कॉर्प्स ने इसकी जानकारी दी है। फाइटर जेट गायब होने के बाद स्थानीय लोगों से उसे ढूंढने में मदद मांगी गई थी। वहीं रॉयटर्स के हवाले से खबर है कि रूस यूक्रेन युद्ध के बीच 2 और देशों के बीच जंग छिड़ गई है। अजरबैजान ने आर्मेनिया के नियंत्रण वाले काराबाख में मंगलवार को कल तेजी से हमले किए, जिसमें 25 लोगों के मारे जाने की खबर है और इसमें 2 नागरिक भी शामिल है। इसके अलावा अजरबैजान के हमले में 138 लोग घायल हुए हैं। अजरबैजान दरअसल नागोर्नो काराबाख का जो क्षेत्र है उस पर कब्जा चाहता है और इसलिए उसने नए सिरे से ये हमले तेज कर दिए हैं। और चलते चलते जान लेते हैं 20 सितंबर का इतिहास। आज ही के दिन 2004 में इसरो ने पहली एजुकेशनल सैटेलाइट GSAT-3 को लॉन्च किया था। इसे एडुसैट के नाम से भी जाना जाता है। ये भारत का पहला डेडिकेटेड एजुकेशनल सैटेलाइट है। 20 सितंबर 2011 को अमेरिकी मिलिट्री में डोंट आस्क डोंट टेल पॉलिसी खत्म हुई। 1990 में क्लिंटन प्रशासन ने मिलिट्री में समलैंगिकों की एंट्री पर प्रतिबंध लगाया था। 1933 में सामाजिक कार्यकर्ता और हिंदुस्तान की आज़ादी के लिए लड़ने वाली अंग्रेज महिला एनी बेसेंट का निधन हुआ था। 1973 में दुनिया के मशहूर बैटल ऑफ सक्सेस में बिली जीन किंग ने जीत दर्ज की। तो आज का दिन पॉडकास्ट में फिलहाल इतना ही। इस पॉडकास्ट को प्रोड्यूस किया है रोहित अनिल त्रिपाठी ने। साउंड मिक्सिंग का जिम्मा था नितिन रावत के पास। खुशबू कुमार के साथ थे आप। नमस्कार।